हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। So in today's class we'll be talking about moment of resistance. So moment of resistance of section. अब concentrate करके सुनना पूरी बात. Concentrate and try to listen the entire story. So moment of resistance of the section. अब क्या है moment of resistance हमारे section का? पहली बात तो moment of resistance का मतलब क्या होता है? The maximum moment which can be resisted by the given section is termed as moment of resistance. So I can say maximum moment that can be resisted by a given section is termed as moment of resistance. इसको हम बोल देते हैं moment of resistance. So it's termed as moment of resistance. तो पहला पॉइंट तो मैंने क्या लिखा? पहला पॉइंट तो हमने लिखा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो मैक्सिमम मोमेंट जो हमारा सेक्शन रेजिस्ट कर सकता है इसको हम क्या बोल देंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? क्लियर है चीज? आरसीसी की बुक कौन सी रेफर कर सकते हैं प्लीज सजेस्ट। पहला ऑप्शन जो आपने कॉलेज में पढ़ रखी है, दूसरा ऑप्शन पिल्लई मेनन। सो फर्स्ट ऑप्शन वॉट एवर बुक यू हैव कंसीडर्ड इन योर कॉलेज, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन कॉलेज में कुछ नहीं किया तो पिल्लई मेनन रेफर कर सकते हो। एक बार बुक खोल के देख लेना, बंद कर दोगे वहीं के वहीं। पूछ लिया मैंने, बता दिया, तो ये फॉर्मेलिटी हुई है। आपने पूछा, मैंने बताया, बात खत्म। अब अगर हम कभी दोबारा बातचीत करें 5-6 महीने बाद, बताना कितने पन्ने पढ़े हैं उसके आपने। तो मेरे को याद कराना बाकी लोग भी कि ये दीपक शर्मा है, इसे मैं 5-6 महीने बाद पूछूं कि इसने पिल्लई मेनन के कितने पन्ने पढ़े हैं। तो हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है हमें गिवन सेक्शन का। अब कैसे निकालें? हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब सेक्शन 3 टाइप के हमारे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्शन। वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं होती क्या? बाकी लेक्चर नहीं मिल रहे? पता नहीं, मैं इन चीज़ों में ध्यान नहीं देता। होती होगी तो भी अच्छी बात है, नहीं होती होगी तो भी अच्छी बात है। इतना मैंने दिमाग मारा नहीं कभी, फुर्सत ही नहीं मिलती पढ़ाने से। सो ये हमारा स्टील है, दिस इज अवर स्टील। तो ये हमारे स्टील की वैल्यू आ जाएगी। आरसीसी लेक्चर प्लस में होगा बाद में? हो तो गया, और कितनी बार होगा? प्लस में हो तो गया। और कितना कराओगे बाद में? सर का लेक्चर, हाँ। सो दिस इज अवर स्ट्रेन पॉइंट 002। सो 0.0035, ये स्ट्रेन है 0.002। देन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। दिस इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU। ये स्ट्रेन है हमारा कंक्रीट में, ये स्ट्रेन है हमारा स्टील में। कल वाला लेक्चर अभी अपलोड हुआ है, अच्छी बात है अपलोड हो गया। तो स्ट्रेन इन स्टील 0.002, स्ट्रेन इन स्टील 0.002 प्लस 0.87 FY by ES। स्ट्रेन डायग्राम में कोई सा भी इशू हो किसी को, स्ट्रेन डायग्राम में कोई सा भी इशू हो किसी को, एनी ऑफ द डाउट फ्रॉम द स्ट्रेन डायग्राम फॉर एनीवन। ये जनरल स्ट्रेन डायग्राम बनाया है, किसी भी सेक्शन के लिए वैलिड हो सकता है, वैलिड फॉर एनी गिवन सेक्शन। इट्स अ जनरल स्ट्रेन डायग्राम व्हिच इज बीइंग शोन। क्लियर है? चलो, अब अगर यहीं पे मैं स्ट्रेस डायग्राम बना के दूं आपको, इफ आई शो यू दी स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेट लाइन आई है ना? हाँ, स्ट्रेट लाइन। तो अगर यहीं पे हम स्ट्रेस डायग्राम की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दी स्ट्रेस डायग्राम हियर ओनली, तो ये हमारा स्ट्रेस है कंक्रीट में, पैराबोलिक सेक्शन 0.45 FCK। मेरी आवाज ही मेरे को क्यों आ रही है? घटा दो, हाँ। सो 0.45 FCK, और ये वैल्यू है हमारी 0.87 FY। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस डायग्राम में किसी को कोई इशू हो,
अगर यहीं पे मैं आपको फोर्सेस दिखा दूं, इफ आई शो यू दी फोर्सेस, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, कंट्रोल जेड मिसकंसेप्शन क्रिएट करेगा ये, हाँ, सो दिस इज कंप्रेसिव फोर्स, दिस इज टेंसाइल फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, दोनों के बीच की दूरी हमारी लीवर आर्म है, तो दोनों के बीच की दूरी हमारी लीवर आर्म है, सो दिस इज अवर लीवर आर्म। ये मैंने आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना के दिखाया, दिस इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम व्हिच आई हैव ड्रॉन। तो मैंने आपको सेक्शन बना के दिखाया, आई हैव शोन दी सेक्शन, आई हैव शोन दी स्ट्रेन डायग्राम, आई हैव शोन दी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, दोनों डायग्राम बता दिए आपको, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। डायमेंशन हमारे बीम की स्टैंडर्ड है, बी और डी बोलूंगा विड्थ और डेप्थ को, सो दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज एरिया ऑफ स्टील। क्लियर है? अब एक एक करके तीनों सेक्शन उठाते हैं, वन बाय वन तीनों सेक्शन कंसीडर करते हैं, तीनों सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। पेज ऐड किया, पेज ऐड किया, मेरा पहला सेक्शन क्या कहलाता है? बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन की आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोले तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम मोमेंट जो हमारा सेक्शन रेजिस्ट कर सकता है उसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो हमारा सेक्शन देता है अगेंस्ट अप्लाइड मोमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है चीज? तो बैलेंस सेक्शन की हमें क्या निकालनी है? बैलेंस सेक्शन की मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है। तो आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? दो तरीकों से निकाल सकते हो, कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हो, टेंशन साइड से भी निकाल सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, और यू कैन से टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, दोनों में से कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, रिजल्ट विल कम आउट टू बी सेम, रिजल्ट में कोई इशू नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन दी रिजल्ट, आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बैलेंस सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप इसको बोल सकते हो एमआर लिमिटिंग, यू कैन से एमआर लिमिटिंग ऑल्सो, सो दिस विल बी इक्वल टू एमआर लिमिटिंग। पहले मैं कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म, कंप्रेसिव फोर्स, एरिया ऑफ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मल्टीप्लाई बाय द विड्थ। एरिया ऑफ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मैंने आपको स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम के एनालिसिस में बता दिया था। तो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम की जब एनालिसिस करी थी, एरिया कितना निकल गया था स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम का? 0.36 FCK B इंटू XU, ये वैल्यू निकल गई थी 0.36 FCK इंटू XU। So area of the stress block diagram 0.36 FCK into XU. This was the area of the stress block diagram. मल्टीप्लाई कर दिया किससे? विड्थ से। अब जो XU है हमारी, इसका भी ध्यान रखना है, कौन सी XU पुट करोगे? XU लिमिटिंग पुट करेंगे, क्योंकि बैलेंस सेक्शन है। So since it is balance section, I'll put XU equals to XU limiting into width. क्लियर है चीज? लीवर आर्म की वैल्यू कितनी है? लीवर आर्म की वैल्यू कंप्रेसिव फोर्स की कंक्रीट के एक्सट्रीम फाइबर से दूरी निकाल के दी थी हमने 0.42 XU। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी हमने 0.42 XU। अब ध्यान रखना, टॉप से थी 0.42 XU, बॉटम से कितनी निकाली थी? 0.58। बॉटम से मेरे ख्याल से ये वैल्यू निकल के आई थी 0.58 टाइम्स ऑफ XU। क्लियर है? तो लीवर आर्म निकालना है हमें, तो लीवर आर्म की वैल्यू कितनी होगी? D माइनस ऊपर से कंप्रेसिव फोर्स की दूरी, so D minus XU limiting, so D minus XU limiting। क्लियर है चीज? तो ये क्या निकल के आ गया हमारा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गया बैलेंस सेक्शन के, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है पूरी कहानी? इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, इसको जब सिंप्लीफाई किया 0.36 FCK लिखा, सो इसकी वैल्यू थोड़ी सिंप्लीफाई करके लिखवा रहा हूँ आपको ताकि याद करने में आसानी रहे। XU लिमिटिंग अलग किया, D माइनस XU लिमिटिंग अलग किया, और B को सेपरेट कर दिया, B इज बीइंग सेपरेटेड आउट। और क्या किया मैंने इसको D स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, D स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। 0.42 भी तो होगा सर, 0.42 नहीं लिखा क्या मैंने? ये लो, सो भैया 0.42 मैंने गायब कर दिया, सो D माइनस 0.42, बिल्कुल सही बात है भाई, 0.42 भी होगा। सो D माइनस 0.42, सो D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। ये राइटिंग अच्छी करने के चक्कर में वो मिस हो गया, आप कोई अच्छी राइटिंग नहीं लिख रहा, मैं जैसी राइटिंग है वैसी की वैसी लिखूंगा। सो D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। मैं फोकस कर रहा था कि इस बार राइटिंग थोड़ी ढंग की लिखूं, चलो कोई नहीं। तो मैंने D स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, D स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, 0.36 FCK XU लिमिटिंग डिवाइड बाय D। एक D को मैं यहाँ पे लेके आया, एक D को मैं कहाँ ले गया? एक D को मैं चला गया, हम भी वही बोल रहे थे सर, ठीक है, 0.42 XU लिमिटिंग डिवाइड बाय D।
डिवाइड बाय डी, सो इनटू बी डी स्क्वायर, सो इनटू बी डी स्क्वायर। चलो एक्स यू लिमिटिंग बाय डी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर जाती है? एक्स यू लिमिटिंग बाय डी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर जाती है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल डिपेंड अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील। ये ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करती है। तो इसको मैंने लिख दिया क्यू बी डी स्क्वायर। सो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू क्या है हमारी? दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। ये पूरा जो पैरामीटर है ये हमारा क्यू बन गया, दिस इज अवर क्यू। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गया। कौन सी साइड से निकल के आया? टेंशन वाली साइड से नहीं आया है, कंप्रेशन वाली साइड से आया। ध्यान रखना ये फ्रॉम कंप्रेशन साइड। सो दिस इज फ्रॉम कंप्रेशन साइड। अगर मैं टेंशन साइड से निकालूं तो और लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.87 Fy into AST मल्टीप्लाई बाय व्हाट? लीवर आर्म। लीवर आर्म की वैल्यू कितनी है? D माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो आप, यू कैन यूज एनी ऑफ द पैरामीटर। 0.87 Fy into AST, बिल्कुल सही बात है रोहित छेदे, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दोनों से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। फ्रॉम आइदर ऑफ द केस द रिजल्ट विल कम आउट टू बी सेम। अच्छा, बैलेंस सेक्शन में एक और जानकारी, बैलेंस सेक्शन में एक और जानकारी जो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा अभी नोट के फॉर्म में। क्या बता रहा हूं? नोट के फॉर्म में। सो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्टील अगर मुझे निकालना हो बैलेंस सेक्शन के अंदर, हम कंप्रेशन बराबर टेंशन कर देंगे। सो आई कैन से फॉर एरिया ऑफ स्टील ऑफ बैलेंस सेक्शन, सो फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, फॉर बैलेंस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एरिया ऑफ स्टील लिमिटिंग, तो लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील कहलाएगा ये। मैंने कंप्रेशन को टेंशन के बराबर किया, कंप्रेशन इज इक्वेटेड टू टेंशन। सो 0.36 FCK, सो 0.36 FCK एक्स यू लिमिटिंग इनटू बी इज इक्वल टू 0.87 Fy AST लिमिटिंग। तो कंप्रेशन बराबर टेंशन करी, यहां से क्या निकल के आ जाएगी? AST लिमिटिंग निकल के आ जाएगी। तो AST लिमिटिंग की वैल्यू निकाली, AST लिमिटिंग की वैल्यू निकल के आई 0.36 डिवाइड बाय 0.87 FCK डिवाइड बाय Fy, फिर हमारी वैल्यू है देन 87 Fy आ गया, फिर हमारी वैल्यू है XU लिमिटिंग इनटू B। क्लियर है चीज? तो ये पैरामीटर क्या निकल के आ गया? AST लिमिटिंग निकल के आ गया। आप परसेंटेज निकाल सकते हो लिमिटिंग। सो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील विल बी इक्वल टू AST लिमिटिंग डिवाइड बाय, तो AST लिमिटिंग डिवाइड बाय 0.414 आएगा। हाँ, वो भी आगे कैलकुलेट कर लूंगा मैं, दैट आई कैलकुलेट। ये रेशियो कितनी आ रही है दैट विल सी। सो AST लिमिटिंग डिवाइड बाय B इंटू D इंटू 100। तो ये हमारी लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील निकल के आ गई। दिस इज अवर लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। तो आप लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी परसेंटेज निकाल के दे दूंगा मैं आपको, आई गिव यू द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज। टोटल एरिया B इंटू डी, टोटल एरिया नहीं है हमारा, अफेक्टिव एरिया है। सो B इंटू छोटा d अफेक्टिव एरिया। सर बैलेंस सेक्शन को लिमिटिंग क्यों बोलते हैं? बैलेंस सेक्शन को लिमिटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट और स्टील दोनों के अंदर लिमिटिंग स्ट्रेन एक साथ पहुंचता है, इसीलिए इसको लिमिटिंग बोला जाता है। हेंस इट इज लिमिटिंग सेक्शन। लास्ट लाइन समझ में नहीं आई? अच्छा, लास्ट लाइन, आपने सेक्शन के अंदर स्टील का एरिया निकाल लिया। कौन है? शाहरुख। हाँ देखो शाहरुख, इस सेक्शन के अंदर स्टील का एरिया निकाल लिया आपने, तो यू फाउंड द एरिया ऑफ द स्टील। सॉरी, तो आपने स्टील का एरिया कैलकुलेट कर लिया सेक्शन के अंदर। अब ये स्टील का एरिया हमारा जो अफेक्टिव सेक्शन का एरिया है उसके परसेंटेज के टर्म्स में कितना है? तो पूरे सेक्शन का एरिया कितना है? B इंटू डी। डी कौन सा? अफेक्टिव डेप्थ। B इंटू डी, डी कौन सी? अफेक्टिव डेप्थ। क्लियर है चीज? तो लेट सपोज एरिया ऑफ स्टील है 10 mm स्क्वायर और मेरी अफेक्टिव एरिया है 100 mm स्क्वायर, तो आपका एरिया ऑफ स्टील कितना हो गया? 10% हो गया, इट इज 10% ओनली। तो ये मैंने क्या निकाल लिया? परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिया। दिस इज द परसेंटेज ऑफ स्टील। तो आप AST लिमिटिंग की वैल्यू डाल दो इसके अंदर। तो AST लिमिटिंग की वैल्यू कितनी हुई? 0.36 डिवाइड बाय 0.87, दिस इज इक्वल टू FCK अपॉन Fy इंटू XU लिमिटिंग डिवाइडेड बाय B इंटू D इंटू 100। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इसमें से किसी के लिए? समझ गया? बिल्कुल समझ गया। अब मैंने आपको दो चीजें बताई हैं।
एक मैंने आपको बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताया, एक मैंने आपको बैलेंस सेक्शन की परसेंटेज ऑफ स्टील बताई है, और बैलेंस सेक्शन के लिए आप एक्चुअल लिमिटिंग पहले निकाल चुके हो। तो ये तीनों की तीनों चीजें डिपेंड कर जाती हैं ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर। तो आपको हर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए तीनों बातें याद रखनी है। कौन सी तीनों बातें? एक, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर एवरी ग्रेड ऑफ स्टील। दूसरा, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? क्यू की वैल्यू चाहिए, क्यू मैं भी आपको बता दूंगा, तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्यू बी डी स्क्वायर। तीसरा, आपको परसेंटेज ऑफ स्टील पता होना चाहिए, यू शुड नो द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टील। क्लियर है? क्योंकि तीनों की तीनों किस पे डिपेंडेंट है? एक्चुअल लिमिटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मैं आपको डायरेक्टली टेबल बना के दे देता हूं कि हमेशा के लिए ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी, कन्वेंशन के लिए भी। तो मैंने टेबल बनाया, टेबल में लिखा ग्रेड ऑफ स्टील, तो टेबल बनाई, टेबल में लिखा सर बी विल बी कैंसल्ड आउट इन एक्चुअल लिमिटिंग डी आएगा, सर बी विल बी कैंसल्ड आउट एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी आएगा, आउट नहीं होगा, एक मिनट देख लो तो भैया, एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी आएगा, बी विल बी कैंसल्ड आउट, बी अभी ऊपर भी है, ये रहा एक्चुअल लिमिटिंग बी इनटू 100, तो बी की वैल्यू है अभी वहां पे, बी इज स्टिल देयर, मैंने कैंसिल नहीं किया बी को, आई हैव नॉट कैंसल्ड आउट बी, बी अभी ऊपर से उतारा नहीं था मैंने। चलो आगे लिखते हैं। सो एरिया ऑफ स्टील, फिर हमारी है एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी, फिर आप बताओगे क्यू लिमिटिंग की वैल्यू, और फिर आप बताओगे लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। सो ग्रेड ऑफ स्टील Fe 250, ग्रेड ऑफ स्टील Fe 415, ग्रेड ऑफ स्टील Fe 500। चलो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe 250 निकाल रखी है पहले हमने, फटाफट बताते जाओ। माइल्ड स्टील लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिट स्टेट मेथड डिस्कस किया हुआ है पहले भी, ये हमने स्ट्रेन डायग्राम से निकाला था 0.53, बिल्कुल सही बात है। देन फॉर Fe 415 HYSD के लिए 0.48, फिर Fe 500 0.46, तो ये तीनों वैल्यू आपको पता है। मुझे क्यू लिमिटिंग निकाल के बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू लिमिटिंग? Fe 250, Fe 415, Fe 500, इन तीनों के लिए क्यू लिमिटिंग की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो FCK को छोड़ दो वहीं पे, एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी की वैल्यू पुट करो, एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी की वैल्यू पुट करो, और कैलकुलेट करके बताओ कितना रिजल्ट आ रहा है। सिंपली पुट दी वैल्यू ऑफ एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी और मुझे क्यू लिमिटिंग निकाल के बताओ। फॉर Fe 250 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू लिमिटिंग कमिंग आउट? 0.148 फॉर FCK 250, बिल्कुल सही बात है 0.148, सो 0.148, सो 0.148 एब्सोल्युटली करेक्ट। Fe 415 के लिए Fe 415 के लिए 500 के लिए 0.133, अच्छा Fe 415 के लिए 0.138, बिल्कुल सही बात है, सो 0.138, 0.133, सो एब्सोल्युटली करेक्ट, सो 0.133 फॉर 500, सही बात है अभिषेक, आपने पॉइंट राउंड ऑफ करके 0.134 लिख दिया। चलो बहुत बढ़िया चीज है, क्लियर है। क्यू लिमिटिंग में FCK, हाँ बिल्कुल FCK की वैल्यू लिखूंगा ना अभी आगे, यार पूरा लिखने तो दिया करो। तो ये FCK आएगा अभी साथ में, सो FCK विल आल्सो बी देयर। हम सिर्फ कोफिशिएंट लिख रहा था, आई वाज ओनली मेंशनिंग द कोफिशिएंट। अब जरा मुझे PT लिमिटिंग बताना, PT लिमिटिंग में फिर से क्या आएगा? FCK आएगा, FI की वैल्यू पुट करनी है, एक्चुअल लिमिटिंग बाय डी की वैल्यू पुट करनी है, बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बी विल गेट कैंसल्ड आउट। तो आपको सिर्फ FI की वैल्यू पुट करनी है और लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील बताना है इन टर्म्स ऑफ FCK। तो आप मुझे बस कोफिशिएंट्स बता दो, यू सिंपली टेल द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स। तो Fe 250 के लिए लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील का कोफिशिएंट, Fe 250 के लिए लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील का कोफिशिएंट, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील हाउ मच? 0.088, अभिषेक शर्मा बोल रहा है 0.088, क्रॉस वेरीफाई कर देना, बिल्कुल सही बात है, प्रियांशु सोनी ने भी ये बोला 0.088, सो 0.088 FCK, बिल्कुल सही। बाबूलाल के नाम के आगे एक राइट टिक भी लगा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि मैंने अपना जवाब दिया और सही कर दिया उसे, ये इसने यूजर नेम सही लगा रखा है बाबूलाल ऑलराउंडर ने, मतलब इसने राइट टिक लगा रखा है, अपनी बात बोलते हैं और बोलता है सही हूं मैं। चलो भैया बढ़िया। सो 0.088, हाँ परसेंटेज ऑफ स्टील।
नेक्स्ट FE 415 के लिए 0.0478, आज को राउंड ऑफ करके क्या बोल सकते हो, 00 एक बार चेक करना अग्निहोत्री, 0.0478, 0.048 FC के, 0.048 FC के, बिल्कुल सही बात है। लास्ट में 0.038 FC के। इस पूरी टेबल में कोई भी डाउट हो किसी को, इस पूरी टेबल में कोई सा भी डाउट हो किसी को, तो बैलेंस सेक्शन के लिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ सील। मैं भी यही बोला था, बिल्कुल सही बात है पुष्पेंद्र, एब्सोल्युटली करेक्ट। बाबूलाल वेरीफाई कर देता है, हाँ ये वेरीफाई कर देता है। तो ये तो कहानी थी हमारे बैलेंस सेक्शन की, दिस वाज द स्टोरी ऑफ बैलेंस सेक्शन। ये हेल्पिंग हैंड एंड अग्निहोत्री कौन है समझ नहीं आता। हेल्पिंग हैंड एंड अग्निहोत्री क्या समझना है तुम्हें, तुम अपना पढ़ाई करो। पीएसटी में बता दो एक बार, पीएसटी में बता दो, पीएसटी क्या है भाई, ये परसेंटेज ऑफ स्टील पूछ रहे हो कि पीएसटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक पूछ रहे हो? भैया यहाँ पर तो छोटी लैंग्वेज मत लिखा करो, मैसेज थोड़ी टाइप कर रहे हो। लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील में हमने क्या किया, लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया, डिवाइडेड कर दिया अफेक्टिव एरिया ऑफ सेक्शन से, अफेक्टिव एरिया ऑफ सेक्शन से डिवाइड किया, हमारा परसेंटेज निकल के आ गया। तो आपने वैल्यू एफसीके की छोड़ दी, एफवाई की वैल्यू पुट करी 250, 415 और 500। एक्सयू लिमिटिंग बाय डी आपने निकाल ही रखा है, एक्सयू लिमिटिंग बाय डी 0.53, 0.48, 0.46 मल्टीप्लाई किया 100 से, ये कोफिशिएंट निकल के आ जाएंगे, दीज आर दी कोफिशिएंट्स। क्लियर? तो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील मतलब बैलेंस सेक्शन में कितना परसेंटेज ऑफ स्टील चलता है हमारा। ये हमारी कहानी थी बैलेंस सेक्शन की। अब प्लीज मेरे को आगे बढ़ने दो, आज ये टॉपिक मुझे खत्म कराना है, आई हैव टू फिनिश ऑफ दिस टॉपिक। दूसरा सेक्शन लिया मैंने अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, तो दूसरा सेक्शन लिया मैंने अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। सो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में फेलियर के टाइम पे कंक्रीट में स्ट्रेन कितनी होती है? अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में कब यूज होता है? AST बाय VD, FY बाय FC के, अभी बताऊंगा आगे, तो चलते हैं अभी आगे, दैट विल सी। हाँ, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में फेलियर के टाइम पे कंक्रीट में स्ट्रेन 0.0035, स्टील में स्ट्रेन ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 FY बाय ES। तो ऑब्वियसली अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में आप कैलकुलेशन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कहां से निकालोगे? अंडर रीइंफोर्स सेक्शन में आप कैलकुलेशन कहां से करोगे? कंप्रेशन साइड से भी कर सकते हो, टेंशन साइड से भी कर सकते हो। रीजन बीइंग स्टील के अंदर जो स्ट्रेस की वैल्यू है 0.87 FI से नहीं बढ़ेगी। स्टील के अंदर जो स्ट्रेस की वैल्यू है 0.87 FI से नहीं बढ़ेगी। स्ट्रेन बढ़ गया है पर स्ट्रेस की वैल्यू 0.87 FI रहेगी। तो जहां मर्जी से कैलकुलेट करो, यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, पर यहाँ पे जो हमारी लीवर आर्म है वो चेंज हो जाएगा। ये सब तो याद ही हो गया है अब हमको सर, बिल्कुल सही बात है। हाँ, यहाँ पे लीवर आर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से क्या होगी? कम होगी। तो दोनों से कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म। कंप्रेशन की वैल्यू एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम 0.36 FCK इनटू एक्सयू, पीछे एक्सयू लिमिटिंग था, एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम इनटू बी लीवर आर्म D माइनस एक्सयू। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान रखना एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से कम है, एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम क्या निकाल सकते हैं? टेंशन इनटू लीवर आर्म। तो टेंशन 0.87 FY इनटू AST इनटू D माइनस एक्सयू। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से कम है, बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये तो हुआ हमारा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ये 0.42 क्यों छूट जाता है? हर बार 0.42 छूट रहा है। सो 0.42 XU, 0.42 XU, सो 0.42 XU, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सो 0.42 XU, हाँ लिख दिया। अब है हमारा तीसरा सेक्शन। तीसरा सेक्शन है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन, जो आज की क्लास की यूएसपी है।
MU लिमिटिंग इज मोर देन MR, बिल्कुल सही बात है बाबूलाल, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि XU लिमिटिंग क्यों नहीं लिखते, मुझे तो पता है। इसे XU लिमिटिंग क्यों नहीं लिखते हैं? हाँ, ये XU लिमिटिंग नहीं है क्योंकि XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से कम है। अरे हाँ भाई, 0.42 XU ही है। ओवर इनफोर्स में सारा स्टील यूटिलाइज नहीं हो पाता तो शायद टेंशन साइड से निकाल पाएंगे गैस, आई गेस। चलो चलो, सो ओवर इनफोर्स सेक्शन, तो आज की क्लास की जो मेन हाईलाइट है वो ओवर इनफोर्स सेक्शन ही है। सो ओवर इनफोर्स सेक्शन, अब इसको जरा ध्यान से एनालाइज करना। क्यों जरा ध्यान से एनालाइज करना? ओवर इनफोर्स सेक्शन में, इन ओवर इनफोर्स सेक्शन, फेलियर के टाइम पे कंक्रीट में स्ट्रेन कितना है? ओवर इनफोर्स सेक्शन में फेलियर के टाइम पे कंक्रीट में स्ट्रेन कितनी है? 0.0035। तो आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FC के 0.36 FC के XU, एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम इनटू विड्थ, मल्टीप्लाई कर दो लीवर आर्म से, लीवर आर्म है D माइनस 0.42 XU। इस बार XU की वैल्यू क्या है? इस बार XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज्यादा है। XU इज मोर देन XU लिमिटिंग, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अप टिल हियर देयर इज नो इशू। क्लियर है यहां तक? फॉर बैलेंस सेक्शन वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम बोथ साइड्स, व्हाइल फॉर अंडर इनफोर्स एंड ओवर इनफोर्स कैलकुलेशन फ्रॉम टेंशन साइड एंड कंप्रेशन साइड नो। वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कहानी है। कौन है ये? लेट बी अ फिलोन्थ्रोपोसिस्ट, पता नहीं क्या है, हाँ, टंग ट्विस्टर, हाँ भैया वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कहानी है। ये लिमिट स्टेट मेथड है, ध्यान रखना, दिस इज लिमिट स्टेट मेथड, दिस इज लिमिट स्टेट मेथड, सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो यहां पर मैं टेंशन साइड से भी निकाल सकता हूं, पर ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में, ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में फेलियर के टाइम पे हमारे स्टील में स्ट्रेस कितना होता है? ओवर रीइंफोर्स सेक्शन में फेलियर के टाइम पे हमारे स्टील में स्ट्रेस कितनी होती है? 0.87 FI नहीं होती है, उससे कम होती है, ध्यान रखना। 0.87 FI नहीं होती है, उससे कम होती है। तो हमने इसकी वैल्यू क्या डाल दी? FST डाल दी। सो FST into AST into D minus 0.42 XU and FST is less than 0.87 FI। FST की वैल्यू 0.87 FI से कम है। अब यहां पे आके दिक्कत फंसी। अब यहां पे आके दिक्कत क्या फंसी? ये सारी चीजें तो सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आके दिक्कत ये फंसी कि आप ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हो? हाउ डू यू कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? तो यहां तक तो सही है पूरी कहानी। मैं अगले पेज पे गया, नोट में लिखा। सो नोट में, here problem is that we calculate the actual depth of neutral axis by equating the compressive force equals to tensile force, यही है। So now we can say here issue is actual depth of neutral axis is computed, here issue is actual depth of neutral axis, नीचे आ जाओ भैया तुम, issue is actual depth of neutral axis is computed by equating टाइम तो नहीं हुआ, अगली क्लास है मेरी, हाँ नहीं हुआ, equating compressive force with tensile force। तो कंप्रेशन बराबर टेंशन करते हो, तो कंप्रेशन बराबर टेंशन करते हैं। कंप्रेशन कितनी लेके चलते हो? 0.36 FC के 0.36 FC के B इंटू XU, सो B इंटू XU। 0.87 पीछे क्या लिखा था? FST। 0.87 FI ये लिखते थे, 0.87 FI इंटू AST ये लिखते थे। तो XU की वैल्यू क्या आ गई हमारी? XU की वैल्यू आ गई 0.87 FI इंटू AST डिवाइड बाय 0.36 FCK बाय B। यहां पर तो स्टील हमारी कहां नहीं पहुंचा, यहां पर तो स्टील हमारी कहां पर नहीं पहुंचा? परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंचा ही नहीं है। तो अगर x की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज्यादा है, अगर x की वैल्यू XU लिमिटिंग से ज्यादा है, हमारा स्टील तो 0.87 FI पे पहुंचता ही नहीं है। ये वैल्यू कितनी आती है? FST आती है। इसका मतलब आपने जो XU निकाली है वो गलत निकाली है। 0.87 FI से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर है?
तो हम जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, वो तो कंप्रेशन बराबर टेंशन करके निकालते हैं। अब ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में जब आप कंप्रेशन बराबर टेंशन करोगे, वहां पर तो यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा स्टील के अंदर, और स्टील के अंदर जो स्ट्रेस है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्टील के अंदर जो स्ट्रेस है ये तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट ही हमारे एक्सयू के ऊपर है। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्सयू। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी अननोन और ये भी अननोन, दो दो अननोन निकल के आ गए। सो टू अननोन्स आर हियर। आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे इसे। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट एक्सयू। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? लेकिन सर आप बिल्कुल प्रैक्टिकली कर रहे हैं सारी बातें भाई, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हाइपोथेटिकल बात करेंगे, गिर जाएंगे सारे स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इस तरीके से नहीं निकल के आएगी। So in over reinforced section, depth of neutral axis cannot be found by this method. Moment of resistance cannot be found by this method. So what we do? Hence, to obtain actual depth of neutral axis for over reinforced section, following procedure is adopted. कौन सा प्रोसीजर है? हिट एंड ट्रायल। हम हिट एंड ट्रायल प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड ट्रायल कुछ भी कर सकते हो आप। तो क्या है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड? व्हाट इज दिस हिट एंड ट्रायल मेथड? भैया एक्सयू से भी कैसे निकालोगे नीरज प्रताप? वहां पर भी तो एक्सयू आ रही है। ये देखो नीरज प्रताप, पहले इसका डाउट क्लियर कर दूं। सर कंप्रेशन साइड से निकाल लूंगा। अरे कंप्रेशन साइड से निकाल लोगे, यहां पर भी तो एक्सयू की वैल्यू नहीं पता आपको, तो कहां से निकाल लोगे? तो कंप्रेशन टेंशन साइड की दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में लिमिट स्टेट मेथड के अंदर दिक्कत ये है कि एक्सयू की वैल्यू नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि एक्सयू की वैल्यू डिपेंडेंट है स्ट्रेस इन स्टील के ऊपर, और स्ट्रेस इन स्टील डिपेंडेंट है एक्सयू के ऊपर। तो दोनों ही तो अननोन है मेरे, बोथ आर अननोन। क्लियर है? तो यहां पर क्या कहानी की जाती है? व्हाट इज बीइंग डन हियर? तो क्या प्रोसेस है वो प्रोसेस बता रहा हूं। पहला स्टेप, तो 3 स्टेप है गिनती के। अज्यूम सम वैल्यू ऑफ एक्सयू, और एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा अज्यूम कर सकते हो या एक्सयू लिमिटिंग मान सकते हो। तो पहला, अज्यूम सम वैल्यू ऑफ एक्सयू। आप कुछ वैल्यू मान लो एक्सयू की। सो अज्यूम सम वैल्यू ऑफ एक्सयू, जो भी आपका मन करता है। एक्सयू की वैल्यू किससे ज्यादा लोगे चलोगे? एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा। क्लियर है? एंड कैलकुलेट द स्ट्रेन इन स्टील। यहां से स्ट्रेन निकालो स्टील के अंदर, एंड कैलकुलेट द स्ट्रेन इन स्टील। क्लियर है? यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रेन इन स्टील। कैसे? सिमिलर ट्रायंगल लगा के। तो ये मैंने सिमिलर ट्रायंगल लगाया, दिस इज द सिमिलर ट्रायंगल व्हिच इज बीइंग अप्लाइड। तो आपने एक्सयू की वैल्यू मानी, एक्सयू की वैल्यू हम मानूंगा एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा। उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करके, ये एक्सयू हमारी अज्यूम्ड है, ये एक्सयू की वैल्यू अज्यूम्ड है, तो ये लिख देता हूं। एक्सयू ए का मतलब है अज्यूम्ड। कंक्रीट में स्ट्रेन 0.0035, ये एक्सयू अज्यूम्ड। बची हुई दूरी कितनी है? ये डी माइनस एक्सयू। तो बची हुई दूरी है हमारी डी माइनस एक्सयू। तो बची हुई दूरी डी माइनस एक्सयू। ये हमारा स्ट्रेन है किसके अंदर? स्टील के अंदर। दिस इज द स्ट्रेन इन द स्टील बाय सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल लगाओ, स्टील में स्ट्रेन निकाल लो। तो हम बोलेंगे 0.0035 डिवाइड बाय एक्सयू अज्यूम्ड, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील डिवाइड बाय डी माइनस एक्सयू अज्यूम्ड। क्लियर है आगे वैल्यू? जब आपने स्टील में स्ट्रेन निकाल लिया, अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से स्ट्रेस कैलकुलेट कर लो। स्टेप टू, कैलकुलेट द स्ट्रेस इन स्टील विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। So calculate the stress in steel. Calculate the stress in steel corresponding to above strain. Corresponding to above strain EST from stress strain diagram. कहां से निकाल लेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। अब कई बार सवालों में टेबल गिवन होती है,
कई बार सवालों में टेबल गिवन होती है, टेबल गिवन है टेबल यूज कर लेना, टेबल गिवन नहीं है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देगा वो आपको। सो ही विल गिव यू दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो मैंने आपको शुरू में बना के दिखाया था। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, दिस इज अवर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की वैल्यू होती है। सो स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन, तो ये हमारा नॉन लीनियर पोर्शन है, दिस इज अवर नॉन लीनियर पोर्शन। तो आपने जो वैल्यू निकाली पीछे स्ट्रेन की, इसके करस्पॉन्डिंग क्या रीड करो यहां से, इसके करस्पॉन्डिंग रीड करो, स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग रीड करो स्ट्रेस की वैल्यू। तो यहां से हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं। जब टेबल देखने की बारी आती है मुझे टेंशन हो जाती है, कोई बात नहीं, वो टेंशन हटवा दूंगा, वो जब सवाल करेंगे टेंशन हटवा दूंगा। आपने यहां से स्ट्रेस की वैल्यू रीड कर ली, या तो कर्व से रीड कर लेंगे या हम टेबल से रीड कर लेंगे। अब आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 3, नाउ कैलकुलेट व्हाट, आपको स्ट्रेस मिल गया, नाउ कैलकुलेट दी न्यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब नई वैल्यू निकाल लो। सो कैलकुलेट न्यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब आप नई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालो, कैसे, कंप्रेशन बराबर टेंशन करके, कंप्रेशन 0.36 FCK B into XU, this will be equal to FST AST into XU। निकाल सकते हो यहां से XU, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ST। ये FST ऊपर वाला ही आएगा, ध्यान रखना। तो XU की वैल्यू होगी 0.36 FCK B, ये क्या लिख दिया मैंने, हटाओ, हाँ। सो दिस इज, इसको ऊपर ले जाओ, कंट्रोल Z, इसको ऊपर ले गए। सो FST AST डिवाइड बाय 0.36 FCK इंटू B। अब जो आपने XU निकाली, हाँ भाई ठीक है, चेंज कर दूंगा मैं। अब जो आपने XU निकाली आपकी एग्ज्यूम्ड XU के बराबर आनी चाहिए। जो आपने XU निकाली अगर ये आपकी एग्ज्यूम्ड XU के बराबर आ गई, इसका मतलब आपने असम्पशन क्या ली थी। अगर ये जो हमारी XU निकली, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकली, अगर ये अज्यूम्ड वैल्यू के बराबर आ गई, इसका मतलब आपकी असम्पशन सही है। अगर ये बराबर नहीं आई, अगर ये बराबर नहीं आई, आपको ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। अगेन यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस। यहां से जो XU निकला, इससे स्ट्रेन निकालोगे स्टील के अंदर, स्ट्रेन से क्या निकालोगे, स्ट्रेस निकालोगे स्टील के अंदर, स्ट्रेस से क्या निकालोगे, दोबारा XU निकालोगे। कब तक ये प्रोसेस करते जाओगे, इस प्रोसेस को मैं तब तक रिपीट करता जाऊंगा जब तक मेरी नई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मेरी मानी हुई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बराबर नहीं हो जाती। तो हमारा लास्ट पॉइंट, इफ XU न्यू इज इक्वल टू XU assumed, then okay, or repeat the process again till XU is equal to XU assumed। ये तो मजदूरों वाला काम हो गया। अच्छा, तो बाकियों में तुम एसी में बैठ के काम करते हो, हैं बाकियों में कॉर्पोरेट वाला काम होता है। तो बाकी जो सवाल होते हैं उसमें कॉर्पोरेट वाला काम होता है क्या। ऐसा ही हिट एंड ट्रायल कैनेडी में भी था, वैसे ही इसमें भी है। हाँ, कैनेडी में भी था ऐसा हिट एंड ट्रायल। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा सर। तो तुम्हें क्या जाना है, पेपर छोड़ के कहीं जाना है क्या तुम्हें, घूमने फिरने किसी के साथ। ये देखो दूसरा आया नीरज सर, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो भाई पेपर में इसलिए टाइम देता है वो, आपको सॉल्व करने का टाइम देगा आपको, वो ऐसे नहीं बोलेगा सवाल ले लो टाइम नहीं दे रहा। बट स्ट्रेन वैल्यू हमने अज्यूम्ड से फाइंड करते हैं एंड देन स्ट्रेस, तभी तो हिट एंड ट्रायल बोल रहे हैं इसको। तब तक करते जाएंगे जब तक XU अज्यूम्ड XU न्यू के बराबर नहीं आ जाए। अगर XU अज्यूम्ड XU न्यू के बराबर आ जाए, इसका मतलब आपकी अजम्पशन सही थी, नहीं आई इसका मतलब अजम्पशन सही नहीं थी, हेंस अजम्पशन इज नॉट करेक्ट। क्लियर है, चलो हो गया आज।
कितने डेविएशन तक एक्सेप्ट कर लेंगे, ये डिपेंड करता है सवाल कितने नंबर का है। अगर सवाल 5 नंबर का है मैं एक बार ही करूंगा आइट्रेशन, सवाल 10 नंबर का है 2 बार आइट्रेशन कर दूंगा, 15 नंबर का है 3 बार आइट्रेशन कर दूंगा। तो कितनी बार आपको हिट एंड ट्रायल करना है वो डिपेंड करता है सवाल के मार्क्स के ऊपर, कितने मार्क्स का पेपर है, उसमें डेविएशन नहीं देखी जाती। ओवर इन्फ्लोस को एनालाइज करते हैं लिमिट स्टेट में सर, एनालाइज करते हैं, कहीं भी ओवर इन्फो सेक्शन नहीं देते। अभी कल की क्लास में तो बताया है कि ओवर इन्फो सेक्शन रेकमेंडेड नहीं है, इट इज नॉट रेकमेंडेड। ये तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, प्रोवाइड थोड़ी ना कर रहे हो। You are not providing it, you are only calculating the moment of resistance. You are not providing this section. Section हम कौन सा प्रोवाइड करेंगे अंडर इन्फोस जी? हाँ कुछ पॉइंट का इधर उधर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कल करते हैं। अब आपकी दूसरी क्लास है, अभी मेंस वाली क्लास है, अभी वो वाली ज्वाइन कर लेना।